Hello everyone. Today we'll discuss the solutions of comparative anatomy and developmental biology of June 2022 के पेपर के solutions देखते हैं. So the first question, define the following. तो सबसे बेटा फर्स्ट टर्म है पार्थेनोजेनेसिस. पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग. नॉर्मली क्या होता है बेटा, स्पर्म और एग, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, या स्पर्म की जगह हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारा मेल गैमीट है, ठीक है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब कंबाइन कर रहे हैं तो दे विल रिजल्ट इन जाइगोट विच विल फॉर्म एम्ब्रियो विच विल फॉर्म द ऑफस्प्रिंग. ठीक है, लेकिन अगर ये फर्टिलाइजेशन हुई नहीं रही, अगर सिर्फ एग है और एग इज डेवलपिंग इनटू जाइगोट, सो दैट इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस. कभी कभी पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस भी करा जा सकता है, लेकिन वो मोस्ट कॉमनली में देखने के लिए मिलता है प्लांट्स के केसेस में. ठीक है, सो बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग. पार्थेनोजेनेसिस का एग्जाम्पल ना आप उसमें पढ़ सकते हो, हनी बीज में, सोशल वर्कर्स वगैरह में जो आती हैं उनमें, बिकॉज उसमें भी ऐसी कैटेगरी होती है कि सम ऑफ द अनफर्टिलाइज्ड एग्स डेवलप इनटू द ऑर्गेनिजम्स. तो वो जो उनकी जो क्लासिफिकेशन है, जो क्लासेस है, उसमें से वो वर्कर बनने वाले हैं या क्वीन भी बनने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं, तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन देयर प्लॉइडी लेवल. ठीक है, तो जहाँ पे भी अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस. नेक्स्ट इज थीकोडोन डेंटेशन. थीकोडोन डेंटेशन बेटा वो होता है कि जहाँ पे टीथ्स जो हैं वो दे आर अकोमोडेटेड इन द सॉकेट, मतलब कि हमारी जॉ बोन्स के अंदर छोटे छोटे सॉकेट्स हैं, कैविटीज़ हैं, होल्स हैं. नाउ डोंट टेक दैट कैविटीज आर टूथ कैविटी. ठीक है, छोटे छोटे सॉकेट्स बने हुए हैं, गैप्स बने हुए हैं, जिसके अंदर टीथ जो है वो इम्बेडेड है. यू कैन सी द पिक्चर ओवर है. ठीक है, तो ये जो सॉकेट्स हैं इनके अंदर हमारे टूथ हैं, और इस टाइप के डेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, थीकोडोंट डेंटेशन. तो teeth are accommodated in holes with sockets which are present on the jaw bones. The condition when teeth are present in socket is known as thecodont dentation. नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन. इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन का मतलब है, इम्प्लांटेशन बेटा कब होती है, जब एग और स्पर्म कंबाइन करते हैं, बनता है जाइगोट. जाइगोट से फिर वो 8 सेल 16 सेल ब्लास्टुला मोरुला स्टेज में आएगा, और फिर वो जाके एम्ब्रियो की वॉल में, यूट्रस की वॉल में एम्बेड हो जाएगा. दैट इज इम्प्लांटेशन. तो इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन की बात करें, बाय द 10th डे ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज कम्प्लीटली एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल. 10th डे तक जो ब्लास्टोसिस्ट था वो पूरे तरीके से इम्प्लांट हो गया, एम्बेड हो गया यूट्रस की वॉल में. इस टाइप की इम्प्लांटेशन को, जहाँ पे एम्ब्रियो पूरा प्रॉपर यूट्रस की वॉल में एम्बेड हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन. और जब ये एम्बेड हो जाता है तो जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं HCG, एक ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. और यही हार्मोन होता है बेटा जो हेल्प करता है टू डिटेक्ट द प्रेगनेंसी, कि प्रेग्नेंट है या नहीं. जो भी हम प्रेगनेंसी किट्स देखते हैं, या कई बार डॉक्टर्स भी पूरा ब्लड वर्क करके ब्लड टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं वेदर द पर्सन, वेदर द फीमेल इज प्रेग्नेंट और नॉट. तो वो कैसे डिटेक्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस हार्मोन ओनली. एक तो ये हमें डिटेक्शन में हेल्प कर रहा है, ये तो इसका डायग्नोस्टिक फीचर हो गया. लेकिन अदरवाइज ये जो HCG है, इसका मेन काम क्या है, ये बेटा ये कर रहा है कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो सिक्रीट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है पेस मेकर ऑफ हार्ट. पेस मेकर ऑफ हार्ट हम किसको बोलते हैं, ऐसे नोड को, साइनो एट्रिकुलर नोड या साइनो ऑरिकुलर नोड आप बोल सकते हो. तो बेसिकली पेस मेकर का मतलब क्या है कि जो हार्ट बीट को इनिशिएट करे. अगर आपने कंडक्शन ऑफ हार्ट पढ़ा हुआ होगा तो आपने पढ़ा होगा ऐसे नोड से स्टार्ट होती है हार्ट बीट, उसके बाद जाती है AV नोड पे, उसके बाद जाती है पर्किंजे फाइबर्स में. ठीक है, तो जो स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे एक्साइटेशन बिगिन हो रही है, हार्ट बीट जो स्टार्ट हो रही है, दैट इज नोन एज द पेस मेकर विच इज SA नोड. So this was the diagram of thecodont dentation. Next, differentiate between fast and slow block of polyspermy. सबसे पहले तो पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या है. पॉलीस्पर्मी का मतलब है कि अगर एग, नॉर्मली क्या होता है बेटा, एग और स्पर्म कंबाइन होते हैं, वन एग कंबाइंस विद वन स्पर्म, ये एक एग है, यहाँ पे एक स्पर्म आके अटैच हो जाएगा. अब हाउ इज़ दैट हैपनिंग, क्योंकि स्पर्म्स तो बहुत सारे हैं नंबर्स में, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि जब एक स्पर्म के साथ ये अटैच हो गया, ये फर्टिलाइजेशन हो गई, तो बाकी स्पर्म्स इसके साथ अटैच होकर इसको फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे. तो पॉलीस्पर्मी ना हो, एक से ज़्यादा स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन ना हो, उसके लिए जो बॉडी होती है उसने दो मैकेनिज्म्स बनाए हुए हैं. वन ऑफ देम इज द फास्ट मैकेनिज्म एंड द अदर वन इज द स्लो मैकेनिज्म. तो फास्ट ब्लॉक फेज, द फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल causes a temporary change in the voltage across the plasma membrane
मेम्ब्रेन ऑफ द एग। फास्ट फेज में क्या होता है, जो फास्ट ब्लॉक है उसमें क्या होता है कि जो जब एग फर्टिलाइज हो गया उसी टाइम पे, जैसे यहाँ पे स्पर्म आया और एग ये फर्टिलाइज हुआ, तो उसी टाइम पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एग के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। नेगेटिव से किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से। -70 से चेंज हो जाएगा +20 में। और इस पोटेंशियल चेंज की वजह से ये फर्दर फ्यूजन एग और स्पर्म की नहीं होने देगा, जिसकी वजह से एक से ज़्यादा स्पर्म एग के साथ फ्यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये है फास्ट ब्लॉक, जो इंस्टेंटली उसी टाइम एज सून एज द फर्टिलाइजेशन इज डन स्टार्टेड, तो उसी टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में चेंज आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज ऑलवेज फॉलोड बाय स्लो ब्लॉक फेज। तो स्लो ब्लॉक फेज कैसे हो रहा है, इट इज़ हैपनिंग ड्यू टू कॉर्टिकल रिएक्शन। ये हो क्यों रहा है, ये हो इसीलिए रहा है क्योंकि जो फास्ट ब्लॉक है ना बेटा, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस है। वो प्रोसेस जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज हुआ है वो इट हैपन जस्ट फॉर वेरी फ्यू सेकेंड्स, और एज सुन एज मेम्ब्रेन जो है वो वापस नेगेटिव पोटेंशियल में आएगी, सो देयर आर चांसेस दैट मोर स्पर्म्स कैन फर्टिलाइज द सेम एग। ठीक है, तो फर्दर ये चीज़ ना हो इसके लिए फिर वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है स्लो ब्लॉक फेज। स्लो ब्लॉक फेज कैसे अचीव हो रहा है, इट इज़ अचीव बाय कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन में रिलीज एक्सोसाइटोसिस होते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के, और ये इवेंचुअली फॉर्म करते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो आपको ये याद रखना है स्लो ब्लॉक कैसे हो रहे हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन से। उसमें मेन क्या हो रहा है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, और एंड इसके साथ ना कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के साथ कुछ एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं, एंड ये सब रिएक्शन मिलकर बनाता है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, द कॉर्टिकल रिएक्शन बिगिंस एट द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द एग। द एंट्री ऑफ स्पर्म ट्रिगर अ वेव ऑफ एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल। तो जैसे ही स्पर्म एंटर होगा तो वैसे ही कॉर्टिकल ग्रैन्यूल सिक्रीट होने स्टार्ट हो जाएंगे, एक्सोसाइटोसिस होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से विच स्प्रेड अराउंड द सर्फेस ऑफ एग इन 1 minute एंड फ्यूज द एग मेम्ब्रेन एंड रिलीज देयर कंटेंट इनटू द स्पेस बिटवीन विटेलाइन एनवेलप एंड सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या होगा, ये रिलीज होंगे, ये एग मेम्ब्रेन के अंदर फ्यूज हो जाएंगे, और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स में से निकलेंगे कुछ एंजाइम, कुछ पेरोक्सिडेजेस, कुछ हाइड्रोलेजेस, और ये सारे एंजाइम्स बेटा विटेलाइन एनवेलप और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, इसके बीच में ही फिल हो जाएंगे विद हाइड्रेटेड प्रोटीन्स, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, और ये सब मिलके विटेलाइन एनवेलप के साथ मिलके ये क्या फॉर्म करेगा, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और बाहर जब एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की लेयर बन गई, नाउ दिस मेम्ब्रेन डू नॉट परमिट स्पर्म्स टू अटैच टू द एग। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन carapace and plastron. The shells of turtles is a composite structure. The dorsal half of the shell is the carapace formed by fusion of dermal bone. अब इसकी अगर आप एक पिक्चर देख लो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, ये जो डोर्सल वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये क्या है, कैरापेस। और जो बेली साइड पे पार्ट होगा, वेंट्रल वाला जो पार्ट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लास्ट्रन। तो पहली आइडेंटिफिकेशन तो आप पोजिशन के हिसाब से कर सकते हो। So the shell of turtle is a composite structure. The dorsal part, the dorsal half, that means अगर ये पूरी shell है तो इसमें से जो dorsal वाला half है वो क्या है, carapace। और वो कैसे बना, वहाँ पे जो dermal bones है वो fuse होके पूरा carapace बना रही है with expanded ribs and vertebrae ventrally। लेकिन अगर ventral side में देखिए plastron present है, represent fused dermal bones along with belly. On the surface of both carapace and plastron, keratinized plates of epidermis cover this underlying bone. इसके ऊपर एक केराटिनाइज लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है डिफरेंस बिटवीन एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। अब एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट में ये होता है बेटा जब गैस्ट्रुलेशन होता है। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, जैसे अगर आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है कि एग और स्पर्म फ्यूज करते हैं, बनता है जाइगोट, जाइगोट से बनेंगे, जाइगोट इज अ सिंगल सेल, फिर 2 सेल्स बनेंगे, 4 सेल, 8 सेल, ऐसे मोरुला, ब्लास्टुला, ये सारी स्टेजेस आती हैं। ठीक है, उसकी जब ये मल्टी सेल्यूलर बन गया, अब एक पॉइंट तो आएगा ना बेटा, टिश्यू फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, जो अलग अलग लेयर्स हैं वो बननी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो उस टाइम पे वो जो मूवमेंट्स होती हैं उस वजह से जो 2 लेयर बनती है, जो अपर लेयर बनती है उसको हम बोलते हैं एपीब्लास्ट, और जो लोअर लेयर बनती है, लोअर पार्ट ऑफ लेयर बनती है उसको हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। ठीक है, सो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एम्ब्रियो बिफोर इट डिफरेंशिएट्स इनटू एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो जो आउटर मोस्ट वाली, जो बाहर वाली अपर वाली लेयर है वो है एपीब्लास्ट, और जो इनर वाली लोअर लेयर है एम्ब्रियोनिक डिस्क की उसको हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। इसको हम प्रिमिटिव एक्टोडर्म भी बोलते हैं और हाइपोब्लास्ट को हम प्रिमिटिव एंडोडर्म भी बोलते हैं। एक वन ऑफ द 2 सेल लेयर्स ऑफ द इनर सेल मास, अब जो हमारी इनर सेल मास होता है जब ब्लास्टुला बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे इनर सेल मास होता है, इसकी 2 लेयर्स होती है, उसमें से एक लेयर बनती है एपीब्लास्ट और एक लेयर बनती है हाइपोब्लास्ट।
ठीक है। एपीब्लास्ट फाइनली जाके 3 जर्म लेयर्स फॉर्म करेगी और हाइपोब्लास्ट जो है वो एम्ब्रियोनिक डिस्क बनाएगी। तो यहाँ पे हमने दिया हुआ है दिस इज एपीब्लास्ट और ये जो नीचे वाली लेयर है ये क्या है, हाइपोब्लास्ट। सो मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द एरिया पेल्यूसिडा रिमेन एट द सर्फेस। एरिया पेल्यूसिडा के जो बहुत सारे सेल्स होते हैं वो सरफेस पे ही रहते हैं और ऊपर वाले जो सरफेस पे सेल्स रह गए, जो ऊपर वाली लेयर बनी उसको हमने क्या बोला, epiblast. The actual process of gastrulation is preceded by some pre-gastrular movements of certain cell resulting in separation from the blastoderm and formation of lower layer. अब इसमें क्या होता है, जब गैस्ट्रुलेशन हो रही होती है, जब मूवमेंट ऑफ लेयर्स हो रही होती है, तो उस टाइम के अंदर कुछ सेल्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं ब्लास्टोडर्म से। ब्लास्टोला वाली जो लेयर होती है उससे अलग होकर एक नीचे की लेयर बना लेते हैं और उस नीचे की लेयर को हमने क्या बोल दिया, हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एम्ब्रियोनिक एक्सिस। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन करेगी, एम्ब्रियोनिक एक्सिस बनाएगी इन द एपीब्लास्ट रीजन और ये ओरिएंटेशन डिसाइड करेगी कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल, ये सारी चीज़ें। हाइपोब्लास्ट सेल्स ऑल्सो प्रोवाइड केमिकल सिग्नल्स टू स्पेसिफाई द माइग्रेशन ऑफ एपीब्लास्ट सेल्स और इसी के बेसिस पे, इसी से सिग्नल्स और मॉर्फोजेंस जो है, केमिकल जो है वो रिलीज होंगे जो बाकी सेल्स की मूवमेंट को भी कंट्रोल करेंगे। ठीक है। उसके अलावा जो अपर लेयर है, अपर लेयर क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, वो 3 जर्म लेयर्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन हार्मोन्स। हमारे जो सेल्स से जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको हम 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे सिर्फ 2 की बात करें, पैराक्राइन हार्मोन, अगर कोई सेल है और उससे हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है, और ये हार्मोन जा कहाँ रहा है, किसी आसपास वाले सेल में। सो द पैराक्राइन हार्मोन ट्रैवल टू नियर बाय सेल्स थ्रू इंटरस्टिशियल स्पेसेस। तो वो आसपास के सेल्स में जब जा रहा है तो उस हार्मोन को हम क्या बोलेंगे, पैराक्राइन सेल। मतलब कि वो जो हार्मोन है वो किसका फंक्शन कंट्रोल कर रहा है, किसी नियर बाय सेल का। वेयर एज ऑटोक्राइन हार्मोन, ऑटो का मतलब बेटा होता है सेल्फ। तो अगर सेल ने कोई हार्मोन प्रोड्यूस करा, रिलीज करा और वो हार्मोन सेल को ही इफेक्ट कर रहा है, वो हार्मोन का जो इफेक्ट है, जो टारगेट है, दैट इज द सेल इटसेल्फ, तो ऐसे हार्मोन को हम बोलेंगे ऑटोक्राइन हार्मोन। सो सम हार्मोन्स आर रिलीज आउटसाइड द सेल देन डायरेक्टली अफेक्ट द सेल इटसेल्फ, दीज आर नोन एज ऑटोक्राइन हार्मोन्स। नेक्स्ट आर द फिल इन द ब्लैंक्स। लेटरल लाइन सिस्टम इन फिशेस। फिशेस के अंदर जो लेटरल लाइन सिस्टम्स होते हैं जो कि मैकेनो रिसेप्टर से बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूरोमास्ट। हीमोकोरियल टाइप ऑफ प्लांटेशन प्लेसेंटा इज फाउंड इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के अंदर कौन सा प्लेसेंटा है, हीमोकोरियल। हीमोकोरियल का मतलब है कि जो फीटल होता है दैट इज वेल सप्लाइड, द फीटस इज वेल सप्लाइड विद ब्लड। तो मटर्नल ब्लड से या मदर के ब्लड से फीटस पूरा बाथेड होता है, तभी उससे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और सारी चीज़ें जो है वो मदर से बेबी को मिल रही है। ठीक है। द इंटीग्यूमेंट सिस्टम विद इन द माउथ ऑफ मिस्टिकेट वेल फॉर्म्स अ सीरीज ऑफ, जो वेल के माउथ में जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं उससे एक पूरी सीरीज बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बिलीन। ब्लास्टुला ऑफ इंसेक्ट्स विद सेंट्रोलेसिथल एग्स इज अ, जब सेंट्रोलेसिथल एग्स कौन से होते हैं, जिनका सेंटर में मेन योक होता है। ठीक है। जिनका सेंटर में योक होता है, सेंटर में तो सेल डिवीजन होगी नहीं, तो सेल डिवीजन कहाँ हो जाएगी, पेरिफेरी में। तो ऐसे ब्लास्टुला को हम क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल ब्लास्टुला, क्योंकि उसमें जो सेल डिवीजन है वो हमें आउटर लेयर पर देखने के लिए मिल रही है। The next question is discuss the process of development of extra embryonic membrane in insect. ये हमने already cover करा हुआ है question because this was also it also appeared in other paper, so I'll put the link in the description. Next, briefly discuss the mechanism of respiration in reptiles and how is it different from the pulmonary respiration of frog. रिप्टाइल्स की बेटा बात करें तो रिप्टाइल्स, अब अगर आप डाइवर्सिटी आपने पढ़ी हुई है, अगर आपने एवोल्यूशन पढ़ा हुआ तो आपको एक सिंपल क्लासिफिकेशन पता है कि सबसे पहले आते हैं फिशेस, देन एम्फिबियन, देन रेप्टाइल, देन बर्ड, देन मैमल्स। मतलब कि फिशेस तो कम्प्लीटली एक्वेटिक, मतलब कि दे सोली डिपेंड ऑन गिल्स। उसके बाद रेस्पिरेशन के मामले में नेक्स्ट है एम्फिबियंस। एम्फिबियंस के पास लंग्स और गिल्स भी हैं और प्लस स्किन इज ऑल्सो अ प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर देम। अपार्ट फ्रॉम दैट, मूविंग ऑन टू रेप्टाइल्स। reptiles don't have मतलब दे आर द फर्स्ट वन टू हैव लंग्स, क्योंकि वो पानी में तो जाने नहीं वाले, वो तो पानी से बाहर आ गए, टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल में आ गए। तो बेसिकली रेप्टाइल्स द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू अडैप्ट एडिक्वेटली टू कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल लाइफ। अब जब ये कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल लाइफ में आ गए तो मतलब अब इनकी स्किन से रेस्पिरेशन नहीं होने वाली, गिल से रेस्पिरेशन नहीं होने वाली। दे ड्राई स्केली स्किन रिड्यूसेस क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब द रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। एज अ रिजल्ट रेप्टाइल डिपेंड मोस्टली और exclusively on lungs for respiration, supplemented in some of the aquatic turtles by pharyngeal membrane respiration। और कई aquatic turtles जो होते हैं उनके अंदर pharyngeal respiration भी होती है। The respiratory passage is supported by cartilages, जैसे हम में भी होता है, हमारा भी जो ट्रैकिया होता है वहाँ पे rings of cartilages present होते हैं।
So they also have cartilages present in their respiratory tract. Lungs of most reptile, unlike the simple sac-like lungs of amphibia, are composed of many small compartments. तो reptile के जो lungs होती हैं उनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे compartments होते हैं, जिसकी वजह से उसको एक sponge like texture मिल रहा होता है. प्लस ये जो compartment है इसकी वजह से surface area जो है वो increase हो रहा है. This type of lung is needed because of the general increase in metabolic activity of reptile. क्योंकि अब वो terrestrial lifestyle में आ गया है, and plus evolutionary point of view से भी they are more advanced, more they are having more complex features. तो अब उनकी metabolic activity बढ़ गई है, तो इसकी वजह से उनका lungs का जो structure होगा वो भी थोड़ा और ज़्यादा functional होगा ताकि body की efficiency बढ़े. The lungs of many snakes and most lizards typically include a single central air chamber. The respiratory surface within the lungs is septal. Surface respiratory surface जो है वो septal है. Septal का मतलब क्या होता है? Partitions होना, ठीक है, बार बार डिवाइड होते रहना. मीनिंग द पार्टीशंस फॉर्म एंड सब डिवाइड टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया एक्सपोज टू इनकमिंग एयर. तो जो भी इनकमिंग एयर आ रही है वो बार बार डिवाइड होते जा रही है, सेक्शंस बनते जा रहे हैं, सो दैट वो अलग अलग डिविजन्स में जाती रहे, सो दैट वो हर पार्ट तक अच्छे से जा सके. ठीक है. द इंटरकनेक्टिंग सेप्टा डिवाइड द ल्यूमन इनटू फैव्यूलाई. जो इंटरकनेक्टिंग सेप्टाज है, ठीक है, इसने डिवाइड कर दिया पूरे ल्यूमन को और क्या बना दिया? फैव्यूलाई. जैसे हमारी बॉडी में एल्वियोलाई होते हैं ना, ठीक है, लेकिन ये एल्वियोलाई नहीं है, ये फैव्यूलाई है. क्योंकि एल्वियोलाई में क्या होता था? टर्मिनेट होता है, सबसे एंड में एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है. लेकिन रेप्टाइल्स के अंदर ऐसा नहीं है. रेप्टाइल्स के अंदर थ्रू आउट जो डिविजन्स बन रही है, बीच का पोर्शन क्या हो गया? फैव्यूलाई. ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है. तो फैब्यूला किसका? रेस्पिरेटरी करेक्टरिस्टिक फीचर है रेप्टाइल्स का. विच आर कंपार्टमेंट्स दैट ओपन इनटू सेंट्रल चैम्बर विद इन ईच लंग. और ये फैब्यूलाई जो है फिर फर्दर कहाँ लीड करेंगे? लंग्स के अंदर. फैब्यूलाई डिफर फ्रॉम alveoli of lungs of mammalian lungs as they are not found at the end of branch tracheal system. Lungs of reptiles are aspiratory, that is, air is sucked into the lungs by changing the size and pressure muscles. तो basically when they are inhaling, जब वो air when they are taking in air, तो वो air अंदर क्यों जा रही है? क्योंकि lungs का size change हो रहा है. और lungs का size कैसे change हो रहा है? उसकी pressure muscles की help से. Lungs change their shape and induce airflow in or out. Lungs की shape change और size change होने की वजह से ही बेटा जो air है वो अंदर या expiration के टाइम में, exhalation के टाइम में वो air जो है बाहर रिलीज हो रही है. The reptiles fill their lungs by expanding the rib cage. The expansion reduces the pressure in the lungs. अब क्या होगा? जब वो rib cage को expand करेंगे, अगर एक्सपैंड हो गया, एक्सपैंड होने की वजह से अंदर का जो एयर प्रेशर होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है. जब अंदर का एयर प्रेशर कम होता है तो एयर बाहर से इजीली अंदर आ सकती है, और यही एयर लंग्स के अंदर रहेगी टिल एपनिया, जब तक उनकी ब्रीदिंग रुकती नहीं. ठीक है, बाय द टाइम वो ब्रीदिंग साइकिल कंप्लीट नहीं होता तब तक ये एयर अंदर रहती है. द एयर इज रिटेन इन लंग्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एपनिया एंड इज देन फोर्स्ड आउट of the lungs by contraction of trunk muscles and elastic recoil of lungs. तो इलास्टिक रिकॉयल मतलब जैसे लंग्स एक्सपैंड हुई थी, अब वो वापस वैसे ही रिकॉयल मतलब वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो गई, शॉर्टन अप हो गई. और अब जब ये शॉर्टन हुई तो अंदर का एयर प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा एंड द एयर इज रश्ड आउट. ठीक है. Volume of lungs is relatively larger than in mammals, but the surface area is sometimes 100 times smaller in proportion of the body weight. अगर हम mammals के comparatively देखें तो इनकी जो volume है, जो capacity है lungs की, the amount of air that can be taken in is much more than the mammals. ठीक है, लेकिन जो surface area, जो outer surface है वो 100 times कम है body weight के हिसाब से. Reptiles, crocodiles वगैरह का body weight बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उस हिसाब से उनकी lungs उतनी बड़ी, उतनी heavy या bulky organ नहीं है. In puffing adder, an enormous diverticulum of the left lung extend into the neck region. कुछ reptiles में बेटा हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि left lung का कुछ पोर्शन जो है वो neck region तक extended है. Inflation of the diverticulum causes the neck to spread characteristically and inflation of the lungs causes the body to swell. जिसकी वजह से when they take in air तो वो inflation ज़्यादा देखने के लिए मिलती है और ऐसे पता चलता है जैसे when they are taking in air तो उनकी body swell हो रही है. In the spotted king snake, the lung and its bronchus extend fully 2/3 the length of the body. जो snake होता है उसकी जो lungs होते हैं, bronchus मतलब जो tubes, जो bronchi होते हैं, वो जो है वो इतने लंबे होते हैं कि वो body की 2/3 लेंथ तक
एक्सटेंडेड होते हैं, स्प्रेडेड होते हैं. द पर्पस ऑफ लार्ज वॉल्यूम इज टू प्रोवाइड अ रिजर्वॉयर ऑफ एयर यूजफुल इन डाइविंग स्पीशीज फॉर होल्डिंग ब्रेथ. अब हमने यहाँ पे पढ़ा बेटा वॉल्यूम ज़्यादा है लंग्स की, मतलब दे कैन टेक इन मोर एयर, बहुत ज़्यादा एयर इनहेल कर सकते हैं. इसका फ़ायदा क्या है, इसका फंक्शन क्या है कि जब ये डाइव कर रहे हैं, व्हेन दे आर गेटिंग इन टू द वाटर, रिप्टाइल्स क्रोकोडाइल्स वगैरह भी स्विम करते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, तो तब तक दे नीड नॉट टू, दे ऑब्वियसली डोंट ब्रीद इन वाटर. तो ये इनके अंदर जो एयर इन्होंने होल्ड करी हुई है, जो लंग्स की कैपेसिटी में प्रेजेंट है, दैट विल बी सफिशिएंट टू हेल्प देम व्हाइल डाइविंग. ठीक है. अब इन एक्वेटिक फॉर्म्स लंग्स आर ऑफन प्रोवाइडेड विद स्मूथ एवास्कुलराइज्ड एयर सैक्स. लेकिन कुछ एक्वेटिक फॉर्म्स जो होती हैं विच यूजुअली लिव इन वाटर या विच यूजुअली गो इन वाटर, या स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन वाटर, उनके उनके पास एयर सैक्स होते हैं जिनके अंदर एयर फिल्ड होता है. एवास्कुलराइज मतलब दे आर नॉट सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर मेंटेनिंग buoyancy. The oxygen requirement of reptiles is relatively low. Their standard metabolic rate is 10 to 20% ऑफ दैट इन हीमियोथर्म्स. तो हमने यहाँ पे बोला कि इनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम है. किससे कम है? होम्योथर्म्स से. होम्योथर्म्स का मतलब हो गया जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, द वन विच मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. लेकिन बिगनिंग में हमने ये चीज़ बोली थी कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है, इनकी जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा है. लेकिन तब बेटा हम किससे बात कर रहे थे, किससे कंपेयर कर रहे थे? तब हम बात कर रहे थे एम्फीबियन से या फिशेस से. ठीक है. तो फिशेस वगैरह के कंपैरेटिवली दे आर मोर कॉम्प्लेक्स, देयर मेंटेनेंस, देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर मच मोर देन दोज. बट हाँ, होम्योथर्म्स के कंपैरेटिवली लाइक बर्ड्स और मैमल्स के कंपैरेटिवली इनका मेटाबॉलिक रेट कम है. Most reptiles are therefore incapable of sustained activity. Their movements are in short bursts during which their muscles contract anaerobically. अब क्योंकि इनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम है, जो मेटाबॉलिज्म है वो कम है, जो ऑक्सीजन ये ले रहे हैं वो कम रिक्वायर्ड है, इनको ये ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, तो इनकी जो मूवमेंट होती है वो एकदम बर्स्ट में होती है. ठीक है. जैसे मे बी आपने डिस्कवरी या किसी चैनल्स पे कभी देखा हो तो उसमें कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं कि क्रोकोडाइल जो होता है वो 1/10 ऑफ द सेकेंड में अटैक कर देता है, 1/15 पार्ट ऑफ सेकेंड में अटैक कर देता है. इसका मतलब ये जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत शॉर्ट इंटरवल में उसको खत्म कर रहे हैं. ठीक है. ड्यूरिंग विच देयर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एनारोबिकली. हाउएवर reptiles can tolerate much greater changes in the circulatory component of the blood. Such a property enables them to exist for a long period in low oxygen condition. मैमल्स के कंपैरेटिवली ये रेजिस्टेंट ज़्यादा है, इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मतलब ये कम ऑक्सीजन में काम कर सकते हैं, तो इसलिए ये अपने आसपास की चेंजिंग कंडीशंस को, लो ऑक्सीजन को, इन सारी चीज़ों को बेटा टॉलरेट कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर हम एक पैसेजिक बेसिक रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, फॉर एग्जांपल लिजर्ड की, द ग्लोटिस लीड्स इनटू लैरिंग्स विच इज सपोर्टेड बाय क्रिकॉइड्स एंड आर्टेनॉइड्स कार्टिलेजेस. तो बेसिकली ग्लोटिस के बाद क्या आ रहा है? लैरिंग्स, जहाँ पे कार्टिलेजेस प्रेजेंट है. लैरिंग्स के बाद आ जाता है ट्रैकिया विच पासिस बैकवर्ड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द नेक. उसके बाद ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस, जैसे हमारे अंदर भी हैं. फिर ये बाइफर्केट, जो ट्रैकिया है वो बाइफर्केट कर गया और क्या बना दिया उसने? 2 ब्रोंकाई. ईच ब्रोंकाई एंटर इनटू each lung. The inner lining of lung is raised into a network of delicate ridges so as to produce a spongy and honeycomb-like appearance. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं जो लंग की जो इनर लाइनिंग है वो एक honeycomb-like appearance हमें दे रही होती है. The ribs are pulled backward एंड फॉरवर्ड बाय द मसल्स. तो और अब ये तो पैसेज की बात हुई ना बेटा कि पहले क्या है? पहले है ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के बाद क्या आया? ग्लॉटिस के बाद आया लैरिंग्स, देन उसके बाद लैरिंग्स में कार्टिलेजेस प्रेजेंट है, देन आया ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई विल इवेंचुअली एंटर इनटू द लंग्स. लेकिन अब अगर हम एयर की बात करें, व्हेन द एयर इज एंटरिंग इनटू द लंग, एज वी डिस्कस्ड फ्यू मिनट्स अगो, कि जो लंग्स है वो एक्सपैंड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्यू मसल्स, या जो रिब्स हैं वो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ताकि चेस्ट कैविटी इंक्रीज डिक्रीज हो, ताकि दे कैन रिस्पायर. सो व्हेन द बॉडी कैविटी इज इंक्रीज इन साइज, एयर फ्रॉम आउटसाइड पासिस थ्रू द नॉस्ट्रल. जबकि कैविटी इंक्रीज होती है तो एयर अंदर जाती है नॉस्ट्रल से, ग्लॉटिस से, लैरिंग से होते हुए लंग्स तक, और ये प्रोसेस हो जाता है इंस्पायरेशन. और एक्सपायरेशन इज अ पैसिव एक्ट, मतलब उसमें बॉडी को एनर्जी स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, एंड द रिवर्स हैपन्स. Crocodile have a muscular diaphragm that pulls the pubis back, which pulls the liver down, thus creates space for lungs to expand. जैसे कि क्रोकोडाइल्स की अगर बात करें तो उनके पास मस्कुलर डायफ्राम होता है. डायफ्राम क्या करेगा? प्यूबिस बोन को पुल करेगा, जिससे लिवर भी पुल डाउन हो जाएगा. तो वो विसरल ऑर्गन्स को जब पुल डाउन कर रहा है तो ऊपर की कैविटी इंक्रीज हो रही है, ऊपर की कैविटी इंक्रीज होने की वजह से एयर विल रश इनटू इट, एंड दिस इज नोन एज हेपैटिक पिस्टन मेथड ऑफ वेंटिलेशन. हेपैटिक वर्ड एसोसिएटेड होता है बेटा लिवर से, क्योंकि यहाँ पे लिवर की मूवमेंट भी एसोसिएटेड
हो रही है, तो इसीलिए इस मेथड को क्या बोला, हेबैटिक पिस्टन मेथड. दे हैव अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एयर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. Turtles have rigid carapace and do not allow type of expansion and contraction as seen in other amniotes. They use their forelimbs and pectoral girdle to force in and out the air. तो बेसिकली टर्टल्स पे अभी हमने देखा कैरापेस या प्लास्टिन प्रेजेंट होता है, मतलब एक हार्ड शेल प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को ज़्यादा या बॉडी कैविटी को ज़्यादा एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि शेल जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन दे रही है. ठीक है, तो इसीलिए वो अपनी कौन सी ऑर्गन्स को या कौन से जॉइंट्स को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे वो फोरलिम्स मतलब हैंड, फीट, लेग्स, इनको यूज़ करते हैं, और पेक्टोरल गर्डन को, इनकी एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन से वो बॉडी कैविटी को इंक्रीज करते हैं, सो दैट द एयर कैन मूव इन एंड आउट ऑफ इट. ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन इन फ्रॉग. सो बेसिकली फ्रॉग में नॉस्ट्रल्स हैं, नेजल चैम्बर है, फिर इंटरनल नॉस्ट्रल्स, बकोफेरेंजियल कैविटी मतलब जहाँ बकल और फैरिंक्स रीजन कंबाइन होते हैं, देन ग्लॉटिस होता है जहाँ हमारा वेंट पाइप होता है ना, उसके ऊपर की ओपनिंग. ठीक है, वो रीजन ग्लॉटिस हो गया बेसिकली. उसके बाद लारिंजोट्रैकियल चैम्बर एंड अ पेयर ऑफ ब्रोंकाई. द मीडियन स्लिट ग्लॉटिस ऑन द फ्लोर ऑफ फैरिंग्स ओपन इनटू लैरिंग्स. तो बेसिकली ग्लॉटिस के अंदर ना स्लिट होता है. ठीक है, एंड इसके बाद फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, लैरिंग्स मतलब लारिंजोट्रैकियल चैम्बर. लंग्स ऑफ amphibian appear as two simple sacs. The left lung is usually longer except in Sicilians, in which it is rudimentary. तो उनके lungs जो हैं उसके अंदर कितने sacs हैं, 2 sacs. The inner lining of the amphibian lung may be entirely smooth or have folds or septa, which increases the surface area to form chambers. और ये सर्फेस एरिया इंक्रीज होकर क्या करेगा, रेस्पिरेशन के रेट को इंक्रीज करेगा. सो बेसिकली यहाँ पे हमने पैसेज देखा, नॉस्ट्रल्स हैं, देन है नेजल चैम्बर, फिर उसके बाद बकोफेरेंजियल रीजन, ग्लॉटिक्स, लैरिंजोट्रैकियल चैम्बर, ब्रोंकाई एंड फाइनली लंग्स. सो बेसिकली देर आर 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन पल्मोनरी रेस्पिरेशन. अगर हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन की बात करें ना बेटा, तो उसमें 2 प्रोसेसेस हैं. फर्स्ट इज द ड्रॉइंग ऑफ एयर इनटू द लंग. एक तो प्रोसेस हो गया इंस्पायरेशन, ठीक है, कि जो एयर वो इनहेल कर रहे हैं, और दूसरा है एक्सपायरेशन. अब ये तो अब हम कहेंगे कि ये कैसे 2 प्रोसेस हो गए, बिकॉज ये तो कॉमन प्रोसेस है, इट इज़ हैपनिंग इन एवरी रेस्पिरेशन. लेकिन द मेन थिंग यहाँ पे रिब्स नहीं है, डायफ्राम नहीं है, तो जो इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म है, इट इज़ नॉट एज सिमिलर एज टू अस. ठीक है, वो जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. एसेंशियली इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द एयर इज ड्रॉन इनटू द बकल कैविटी. पहले एयर कहाँ आएगी, बकल कैविटी में, मतलब माउथ में. द लोअरिंग ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी कॉज इंक्रीज इन बकल स्पेस, जिसकी वजह से जो बकल कैविटी का जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा. दिस इन टर्न लीडिंग टू रशिंग ऑफ एयर फ्रॉम आउटसाइड इनटू द बकल स्पेस. कोई भी स्पेस बेटा बढ़ता है ना, अगर कैविटी बढ़ रही है तो अंदर का एयर प्रेशर कम हो जाता है, और एयर प्रेशर कम होने की वजह से एयर विल एंटर इनटू दैट एरिया. ठीक है, द बकल कैविटी thus functions as the suction pump. It is believed that some gases exchange occur in the buccal cavity. This is followed by opening of glottis which causes release of air from the lungs into the buccal cavity. अब अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखो बेटा, यहाँ पे जो बकल कैविटी है, एयर एंटर हुई, ये जो बकल कैविटी है, बकल स्पेस इंक्रीज हुआ, तो जो एयर इनहेल करी थी ना वो यहाँ पे स्टोर हो गई. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये ग्लॉटिस, ये जो ओपनिंग है, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लीन एयर दिखाए हुए है और यहाँ पे से डार्क ग्रे कलर का दिखाया हुआ है. ग्रे कलर का दिखाने का मतलब है कि जो एक्सेल करनी है, जो स्टेल एयर है, जो डीऑक्सीजनेटेड एयर है, जो रिलीज करनी है, वो यहाँ पे लंग्स में स्टोर है. तो अब क्या होगा, ये जो ग्लॉटिस है, जो ओपनिंग है यहाँ पे, ठीक है, आई थिंक आई कैन जूम इट, नो, ओके. तो ये जो ग्लॉटिस है ना बेटा, ये ओपन होगी. जब ये ग्लॉटिस ओपन होगी तो ये एयर एक्सेल होगी. इस इवेंट के टाइम में कुछ मिक्सिंग तो होती ही है, ऑक्सीजनेटेड मतलब जो इनहेल, क्लीन एयर इनहेल करिए, और जो एयर हम एक्सेल कर रहे हैं उसमें कुछ अमाउंट ऑफ मिक्सिंग तो होगी. वंस दिस एयर इज एक्सेल्ड आउट, देन द क्लीन एयर विल एंटर इनटू द लंग्स. ठीक है, so this released air mixes with the fresh inhaled air in the buccal cavity. In the second process, the nostril as well as mouth close. The floor of the buccal cavity is raised. अब क्या होगा, बकल कैविटी का जो स्पेस था, अब जैसे ये स्पेस बड़ा था, ऐसे ही जब ये एयर इधर चलेगी तो ये स्पेस कम होगा. ठीक है,
विच कॉज एन इंक्रीज इन प्रेशर बट द प्रेशर इज इनसफिशिएंट टू ओपन द माउथ। जब वो बकल स्पेस डिक्रीज हो रहा है तो वो प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है कि माउथ ओपन हो और वो एयर बाहर चली जाए। तो उस प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए कि माउथ वो प्रेशर इतना सफिशिएंट हो कि जो ओपनिंग है, जो नॉस्ट्रल्स है, जो माउथ है, वो ओपन हो, सो दैट द एयर कैन बी एक्सपेल्ड आउट। द एयर एंटर्स द laryngeotracheal chamber through the glottis. The elastic wall of the lungs causes the dilation of the lungs, allowing the entry of air. तो एयर जो है वो कहाँ जाएगी, लैरेंजियोट्रैकियल चैम्बर में, मतलब लैरेंज और ट्रैकिया वाले चैम्बर में एयर चली गई, यहाँ से ये वाली जो एयर थी वो लंग्स में जाने लग गई। ठीक है, allowing the entry of air and exchange of gases takes place in the alveoli of lung. During expiration, the elastic wall of the lung recoil, expelling the air contained in them. अब यहाँ पे अगर आप लंग्स की कैपेसिटी पे ध्यान दो ना, एक सेकेंड, ये लंग्स की कैपेसिटी इतनी है, फिर ये छोटी हो रही है, ये तो अब ये फिल हो रहा है तो बड़ी हो रही है। तो ये जो लंग्स की कैपेसिटी है ना, जब ये कैपेसिटी कम होगी तो जैसे मैंने बोला था, स्पेस बढ़ने से एयर प्रेशर कम होगा, एयर विल मूव इनटू इट। बट अगर ये कैविटी, ये स्पेस अगर डिक्रीज हो रहा है तो एयर प्रेशर इंक्रीज होगा, एयर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से एयर विल बी एक्सपेल्ड आउट। अगर सिर्फ ग्लॉटिस ओपन होता तो ऐसा नहीं होता, तो ये प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं था कि एयर पूरी तरीके से बाहर निकल जाती। तो इसीलिए यहाँ पे लंग्स का रिकॉइल होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और वी कैन से हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वॉज अ 2 मार्कर कि आपको अर्ली टेट्रापॉड की हार्ट का डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आई थिंक दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट डायग्राम। नेक्स्ट, लिस्ट द वेरियस स्टेप्स ऑफ डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन बेटा इट इज़ क्वाइट अ बिग टॉपिक, सो हम इसको यहाँ कवर नहीं कर रहे। आई मेक एन अनदर वीडियो एंड विल डेफिनेटली पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो वील डिस्कस टिल हेयर ओनली। आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, अदरवाइज द वीडियो विल गेट टू लेंथी। तो नेक्स्ट पार्ट में, इन द सेकेंड पार्ट, वी विल कवर द लेफ्ट आउट क्वेश्चंस ऑफ द paper. All the best for your paper. Starting, thanks for watching, and if you have any doubt or query, please you are free to put that in comment section, or you can mail me. So keep studying. All the best for your exams. Bye.